Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture. In this lecture, we will cover some more topics related to the functions. Specifically, we will see how we can use functions in a menu-driven programs, and importantly, we will see how to send data by reference. Earlier, we send the data into the function by value. In this lecture, we will see how to send the data by reference, what is meant by return statement, and what is how to get a return value from the functions. So starting from menu driven program, हमने जब लूप्स पढ़े थे तो लूप के अंदर हमने देखा था कि जो डू वाइल लूप है वो मेन्यू के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन समझा जाता है। और मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स उनको कहा जाता है बेसिकली कि जिनमें आप यूज़र को एक मेन्यू डिस्प्ले करवाएं और उससे फिर चॉइस सेलेक्ट करवाएं। लेट सपोज हमने क्लब मेंबरशिप वाला एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें वो मेन्यू डिस्प्ले करता था कि भाई आपको जो है वो स्टैंडर्ड मेंबरशिप चाहिए या अडल्ट मेंबरशिप चाहिए, चाइल्ड मेंबरशिप चाहिए, चॉइसेस देता था 1 2 3। ठीक है, उसके बाद फिर वो मंथ पूछता था कि कितने मंथ का स्टे है या मेंबरशिप है, और उसके हिसाब से वो बिल कैलकुलेट करता था। तो यहाँ जो ये 3-4 फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि मेन्यू को डिस्प्ले करवाना, चार्जेस कैलकुलेट करना वगैरह वगैरह, तो ये जो काम है ये हम फंक्शंस के ज़रिए करवा सकते हैं। मतलब वी कैन इनक्लोज दोज स्टेटमेंट दैट वी ऑलरेडी रोट इन द प्रीवियस प्रोग्राम्स इन द बॉडी ऑफ द फंक्शंस। हम बॉडी ऑफ द फंक्शंस बनाना सीख गए हैं कि रिटर्न टाइप, उसके बाद नाम फंक्शन का, और फिर पैरामीटर लिस्ट, और फिर नीचे बॉडी। ठीक है, तो उस बॉडी में हम ये स्टेटमेंट कॉपी कर सकते हैं पिछले प्रोग्राम से। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका मेन प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस प्रोग्राम। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन प्रोग्राम। इसमें चॉइस और मंथ के दो वेरिएबल हैं, और ये डिफरेंट चॉइस हमने बता दी हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब आप देखें कि ये आपका प्रोग्राम है और डू वाला फंक्शन है। डू, मैंने कहा था कि डू वाइल वेरिएबल जो है, डू वाइल जो लूप है वो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो डू के ज़रिए हम मेन्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं। इससे पहले हमने यहाँ पूरा का पूरा मेन्यू लिख दिया था, लेकिन अब हमने इस प्रोग्राम को सिंप्लीफाइड कर दिया, और आप देखें कि यहाँ पे शो मेन्यू जो है ना वो कॉल हो रहा है। शो मेन्यू, शो मेन्यू। और ये कॉल की निशानी क्यों है? क्योंकि रिटर्न टाइप नहीं है, जस्ट नाम है और पैरामीटर लिस्ट है। तो आई जस्ट कॉल्ड अ फंक्शन जिसका नाम है शो मेन्यू। ठीक है जनाब, अब शो मेन्यू देखते हैं कि क्या कर रहा है, और उसकी डेफिनेशन जाहिर सी बात है ऊपर होगी। तो दिस इज़ शो मेन्यू वॉइड, यानी कि रिटर्न टाइप इसकी कुछ भी नहीं है, नाम इसका शो मेन्यू है, और पैरामीटर लिस्ट भी ये नहीं लेता। ये इसकी बॉडी है। काम क्या है कि सिंपली एक मेन्यू डिस्प्ले करना। वेलकम टू द हेल्थ क्लब मेंबरशिप 1 2 3, ये सारी इसकी चॉइस हैं। ठीक है, तो ये जस्ट ये मेन्यू डिस्प्ले कर देगा। मेन्यू डिस्प्ले कराने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप सीन चॉइस ले रहे हो। ठीक है, अब क्या है, वाइल। वाइल का एक लूप है जिसके अंदर इनपुट वैलिडेशन की जा रही है कि जो आपकी चॉइस है वो 1 से 4 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, वाइल्ड चॉइस इज़ लेस देन अडल्ट चॉइस, यानी कि 1 से छोटी और 4 से बड़ी। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ रेंज है अगर, और इसीलिए आया है यहाँ पे कि ये दोनों काम जो हैं वे ये एक वक्त में ट्रू नहीं हो सकते। ये कोई सा एक ट्रू हो सकता है, या तो मैं 0 नंबर प्रेस कर दूंगा या मैं 5 प्रेस कर दूंगा। तो दोनों जो हैं ऑप्शंस एक वक्त में नहीं पॉसिबल हैं। तो जो चॉइस है वो या तो 0 से छोटी हो, या सॉरी 1 से छोटी हो, या फिर 4 से बड़ी हो। तो अगर ऐसी बात है तो वो वैलिडेट कर रहा है। ये देखें, ये जो वाइल का लूप है ये वैलिडेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है
उस चॉइस वैल्यू को। ठीक है, तो अगर 1 और 4 के दरमियान नहीं है तो वो दोबारा लेगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमने जो है वो 1 से 4 में तो एंटर करी, लेकिन 4 ही एंटर कर दी। मतलब मैं जो है कोई मेंबरशिप हासिल करना ही नहीं चाह रहा, मैं बंद करना चाह रहा हूँ प्रोग्राम को। तो यहाँ देखें, उसके लिए एक इफ़ लगाया हुआ है, ये इफ़, और इसकी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, इसकी बॉडी यहाँ तक चल रही है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो डू है इसका वाइल नीचे मौजूद है, यानी कि इस डू वाइल लूप के अंदर ये वाइल मौजूद है, बट दिस वाइल इज नॉट ऑफ दिस डू। यानी कि ये डू का जो लूप है ये एक अलग लूप है। ये बंद कर दिया मैंने पूरा, देखें डू का लूप, और यहाँ पे इस लूप के अंदर एक वाइल का लूप है जो इनपुट को वैलिडेट कर रहा है। डू का लूप क्या कर रहा है वो हम बाद में देखेंगे। डू का लूप फिलहाल मेन्यू डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। फिर उसके अंदर वाइल का लूप आ जाता है जो कि इनपुट वैलिडेट करता है कि अगर 1 से 4 है, ठीक है। अब अगर जो चॉइस उसने दी है वो 4 नहीं है, ठीक है, यही है ना, चॉइस नॉट इक्वल्स टू क्वाइट चॉइस। अगर 4 नहीं है इसका मतलब 1 2 3 में से कुछ हो सकता है। तो क्या करेगा, तो मंथ पूछ लेगा। जाहिर सी बात है, क्वाइट चॉइस नहीं है, इसका मतलब अब उसको मंथ का इनपुट चाहिए, ठीक है। मंथ का इनपुट लेने के बाद यहाँ पे स्विच का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब मुझे पता है कि आंसर या तो 1 प्रेस हुआ है या 2 प्रेस हुआ है या 3 प्रेस हुआ है। तो स्विच टू चॉइस, और चॉइस के अंदर क्या होगा, 1 2 3 हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट केसेस बना दिए। स्विच का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं आप जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि यूज़र क्या एंटर कर रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग केसेस आपके पास अवेलेबल हों। तो केस अडल्ट चॉइस, अडल्ट चॉइस हमें पता है कि क्या है, 1 होगा। ये देखें, अडल्ट चॉइस 1 है, ठीक है। तो अगर तो उसने 1 प्रेस किया है तो उसको शो फीस करा दे। अब यहाँ शो फीस का क्या मतलब है, शो फीस जो है वो एक और फंक्शन है, ठीक है। तो अब देखें, मुझे पता कैसे चला कि यहाँ पे शो फीस एक और फंक्शन है, क्योंकि ये कोई कमांड या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका नाम शो फीस है, रिटर्न टाइप भी नहीं है, तो एक फंक्शन की कॉल है। अच्छा, इसके जो ब्रैकेट हैं वो खाली नहीं है, उनमें 2 वेरिएबल्स इनपुट किए जा रहे हैं, 2 आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं, एक अडल्ट का और एक मंथ का, ठीक है। अडल्ट से मुराद होगी कि भाई अडल्ट मेंबरशिप के कितने पैसे हैं, और फिर उनको महीने से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से अभी हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। स्विच टू चॉइस, तो केस 1 ये है, उसके बाद ब्रेक हो जाए, फिर केस 2, फिर ब्रेक हो जाए, और केस 3 जो कि सीनियर चॉइस है। तो ये था हमारा स्विच वाला ऑप्शन, और ये हमारा इफ़ का ऑप्शन है कि अगर चॉइस जो है वो क्वाइट चॉइस ना हो तो ये सब काम करने हैं। इसके बाद क्या है कि ये वो ब्रेस है जो कि डू का है, यानी कि कब तक रिपीटिशन करनी है, कब तक रिपीटिशन करनी है, यानी कि क्या क्या रिपीटिशन करनी है, मेन्यू डिस्प्ले कराना है, इनपुट वैलिडेट करना है, और उसके बाद अगर 1 2 3 चॉइस है तो फिर फीस कैलकुलेट करनी है। ये काम कब तक करना है, जब तक चॉइस क्वाइट चॉइस के बराबर ना हो, ठीक है। जैसे ही मैं क्वाइट चॉइस प्रेस कर दूंगा तो ये काम करना छोड़ देगा, ठीक है जनाब। अब शो मेन्यू को देख लेते हैं कि शो मेन्यू, सॉरी शो फीस क्या है। वॉइड, यानी कि रिटर्न टाइप इसकी कुछ भी नहीं है, वॉइड है, नाम इसका शो फीस है। 2 वेरिएबल ये लेता है एज आ आर्ग्यूमेंट ऑफ, वन टाइप डबल और दूसरा इंटीजर। अब याद रहे कि अब आपने यहाँ से इसकी फंक्शन की डेफिनेशन देख ली कि एक वेरिएबल जो है उसकी टाइप डबल होनी चाहिए और एक वेरिएबल उसकी टाइप इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ जो मैं इसको 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ, अडल्ट और मंथ, तो अब आप देखें कि मंथ की टाइप क्या है। ये देखें, मंथ की टाइप जो है वो इंटीजर है, और अडल्ट जो मैंने उसको दिया था उसकी टाइप डबल है। तो ये बात का ख्याल आपको रखना होगा कि आपका जो फंक्शन है और वो जो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है
तो फंक्शन हेडिंग में जो आपने डेटा टाइप मेंशन की है वही आर्ग्यूमेंट की टाइप होनी चाहिए। तो जो अडल्ट है, अडल्ट में जो कुछ भी वैल्यू सेव थी जैसे कि 40 वो कॉपी हो गई मेंबर रेट के अंदर, और जो उसने नंबर ऑफ मंथ्स बताए थे वो यहाँ आ गए। याद रहे कि ये जो मंथ है जो आपने यहाँ पे दिया है ये आपके मेन वेरिएबल का जो है वो मंथ है, और ये वाला जो मंथ है ये इस फंक्शन का मंथ है। ठीक है, आप नाम डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, सेम नाम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है वो स्कोप का मतलब स्कोप को मद्देनज़र रखना होगा। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही प्रोग्राम शुरू होगा आपने देखा था कि मेन मेन्यू के अंदर उसने शो मेन्यू को कॉल कर लिया था। ठीक है, तो ये देखें शो मेन्यू है। ठीक है, तो शो मेन्यू का काम क्या था कि सिर्फ मेन्यू डिस्प्ले कराना, उसके बाद वापस मेन में आ जाना और चॉइस का इनपुट लेना। लेट सपोज मैं 7 प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, 7 प्रेस कर देने का मतलब ये है कि जो डू वाले लूप के अंदर एक वाइल का लूप मौजूद था इनपुट वैलिडेशन के लिए, अब वो काम कर रहा है। इसने कहा कि भाई 7 जो है वैलिड चॉइस नहीं है, क्योंकि उसका काम था कि 1 से छोटा और 4 से बड़ा। तो मिसाल के तौर पे अब मैं कर देता हूँ 1। जब मैं 1 प्रेस करूँगा तो वहाँ मौजूद जो इफ़ की कंडीशन है वो कब चलेगी कि जब मेरा इनपुट 4 ना हो, क्योंकि अगर 4 होगा तो वो पूरा इफ़ को स्किप कर देगा और डू वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही मैंने 1, 2 या 3 में से कुछ नंबर प्रेस करूँगा तो उसने मंथ पूछे, मैंने मंथ बता दिया और उसने मुझे फीस बता दी, और उसके बाद दोबारा अब आप देखें कि जब इसने मुझे फीस बताई यहाँ पे यहाँ पे, तो स्विच की कमांड हो गई ब्रेक, यानी कि वो स्विच की बॉडी से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने इस वाइल को चेक किया और मेरी चूंकि चॉइस 1 थी अर्लियर, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू क्वाइट चॉइस, तो वो वापस डू पे चला गया, यानी कि मेन्यू को रिपीट करने लगा जैसे कि यहाँ उसने किया। और अगर मैं अब 4 प्रेस कर दूँ तो क्या होगा कि 4 जो है वो एक वैलिड चॉइस भी है, और फिर उस वैलिड चॉइस से क्या होगा कि जो है ये वाला लूप तो काम नहीं आएगा क्योंकि वैलिड है। ये वाला इफ़ जो है वो काम आ जाएगा कि इफ़ चॉइस इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। अब क्या है कि मैंने 4 ही प्रेस किया, तो 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन। जब ये फॉल्स हो गई तो ये पूरा इफ़ नहीं चलेगा, कहाँ तक नहीं चलेगा, ये यहाँ तक नहीं चलेगा, और यहाँ पे डू का लूप खत्म हो रहा है, और वाइल क्या पूछ रहा है कि वाइल चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू क्वाइट चॉइस, यानी कि ये भी फॉल्स हो जाएगी तो डू वाला भी फॉल्स हो जाएगा, लेकिन एक दफ़ा तो चल जाएगा। तो ये देखें ख़त्म हो गया। ठीक है, सो दिस प्रोग्राम वाज 6.10। आप खुद भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको खुद करनी है। मिसाल के तौर पे यू हैव टू इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन हेडर एंड फंक्शन कॉल। इसके अलावा आपको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम टाइम्स 10 हो। ठीक है, द फंक्शन शुड हैव अ इंटीजर पैरामीटर कॉल्ड नंबर, यानी कि एक फंक्शन बनाएं जिसका नाम टाइम्स 10 हो और वो एक इनपुट पैरामीटर एक्सेप्ट करता हो जिसकी टाइप इंटीजर हो और उसका नाम नंबर हो। और जब हम टाइम्स 10 को कॉल करें तो इसका काम क्या होना चाहिए, इट शुड डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर टाइम्स 10। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन राइट करनी है, प्रोग्राम पूरा नहीं लिखना। आपको सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, जैसे कि रिटर्न टाइप क्या होगी, नाम क्या होगा, इनपुट पैरामीटर लिस्ट क्या होगी और बॉडी में क्या काम करे, ऐसा जिससे वो टाइम्स 10 कर दे अपने इनपुट आर्गुमेंट को। ये कुछ और एक्सरसाइज हैं लाइक व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है, ये नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल एज अ पैरामीटर, जिसको हम पास बाय रेफरेंस भी कहते हैं। इससे पहले जो हमने आर्गुमेंट पास किए फंक्शंस को या जो डेटा पास किया
वो पास बाय वैल्यू कहलाता है। पास बाय वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप जब फंक्शंस को कॉल करते हैं तो फंक्शन को जब कॉल करते हैं और उसको डेटा कुछ इनपुट देते हैं, कोई आर्गुमेंट देते हैं, अब वो फंक्शन अगर उसमें कोई मैनिपुलेशन कर रहा है, जैसे हमने करके भी दिखाया था और अभी मैं एक प्रोग्राम भी करूँगा, तो वो जो मैनिपुलेशन है वो ओरिजिनल आर्गुमेंट को चेंज नहीं करती। उसकी वजह क्या है कि दिस डेटा इज़ बेसिकली पास बाय अ वैल्यू। वैल्यू उस डेटा की पास हुई है, उसका एक कॉपी बन गई है फंक्शन के अंदर। तो वो जो भी काम कर रहा है, जो भी मैनिपुलेशन कर रहा है, वो अपनी कॉपी पे कर रहा है, ओरिजिनल आर्गुमेंट चेंज नहीं कर रहा। फंक्शन मेक अ कॉपी ऑफ इट, यानी कि जो डेटा आप उसको देते हैं वो उसकी कॉपी करता है और उस कॉपी पे काम करता है, ओरिजिनल आर्गुमेंट पे काम नहीं करता। लेकिन अगर आप वैल्यू को पास करें बाय रेफरेंस, रेफरेंस बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल का टाइप है। बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि वैल्यू को सेव नहीं करता बल्कि एड्रेस ऑफ द वेरिएबल सेव करता है। अब एड्रेस कहाँ से आ गया देखें, मैंने कहा था कि जो वेरिएबल होता है ना, उसमें वेरिएबल इज़ नथिंग बट सिंपली अ नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। आपके पास मेमोरी है जिसमें आप डेटा सेव करते हैं, ठीक है, लेकिन उस मेमोरी की, हर मेमोरी की कोई ना कोई लोकेशन होती है जिसको याद रखना और जिसके ज़रिए काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हमने हर मेमोरी लोकेशन को नाम दे दिए हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स के नाम हैं। तो वेरिएबल्स जो है बेसिकली कुछ भी नहीं होता, सिंपली नाम होता है किसी भी मेमोरी लोकेशन का। जस्ट लाइक हमारे जो मैप्स होते हैं, घर का एड्रेस होता है, तो एवरी पॉइंट ऑन अ अर्थ जो है हैज़ अ पर्टिकुलर एड्रेस। ठीक है, मेरे घर का एक एड्रेस है, सूफा यूनिवर्सिटी का एक एड्रेस है, लेकिन हम उस यूनिवर्सिटी को या उस जगह को उसके एड्रेस से ज़्यादा अमूमन कॉल नहीं करते बल्कि नाम से कॉल करते हैं। हाउस नंबर D95, हाउस नंबर फलां, स्ट्रीट नंबर ये। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बस हाउस नंबर कॉल कर देते हैं या हम बोल देते हैं कि भाई फलां का घर। जिस तरह हम बात करते हैं कि सूफा यूनिवर्सिटी, तो सूफा यूनिवर्सिटी तो से मुराद है कि वो पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द मैप। तो इसी तरीके से जो वेरिएबल्स के नाम हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मेमोरी लोकेशन को। तो जो एक आम वेरिएबल है जो आज तक हम यूज़ करते हुए आए हैं, वो तो वैल्यू को कॉपी करता है, वैल्यू सेव रखता है। लेकिन जो रेफरेंस वेरिएबल है, जब हम डेटा पास करते हैं और हमारा फंक्शन जो है वो रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ कर रहा होता है उस वैल्यू को कैप्चर करने के लिए, तो क्या करता है वो रेफरेंस वेरिएबल, वो कॉपी नहीं बनाता आर्ग्यूमेंट की, बल्कि एड्रेस कॉपी कर लेता है उसका। यानी कि जो ओरिजिनल लोकेशन है उस आर्ग्यूमेंट की, वो उसको वो पता चल जाती है। ठीक है, तो जब ओरिजिनल लोकेशन पता चल जाती है तो जो भी मैनिपुलेशन वो कर रहा होता है वो ओरिजिनल लोकेशन पे कर रहा होता है, ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट को चेंज कर रहा होता है। तो अगर नट शेल में बात करें, तो if you pass a data to the reference variable, it can change the original argument of reference variable, because reference variable hold the address of the other variable। तो जो कुछ चेंज आप करेंगे रेफरेंस वेरिएबल के अंदर, वो आपके एक्चुअल वेरिएबल में हो रहे होंगे। अब रेफरेंस वेरिएबल बिल्कुल तकरीबन वैसे ही बनाए जाते हैं जैसे कि आम वेरिएबल बनाया जाता है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि आप उसके जो नाम है उसके उससे पहले जो है वो आप ये %% की साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम देखते हैं। सो दिस इज़ अ प्रोग्राम, इंटीजर मैन शुरू होता है और यहाँ पे एक नम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 5 है। मैं क्या करता हूँ, सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ कि मेन नम इज़ 5, यानी कि जो मेन फंक्शन है उसमें नम की वैल्यू क्या है, जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, दैट इज़ 5। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि डिस्प्ले वैल्यू नम, मीनिंग दैट कि मैं एक डिस्प्ले वैल्यू फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो एक आर्ग्यूमेंट लेता है जिसकी टाइप इंटीजर होनी चाहिए और मैं उसको नम दे देता हूँ। ठीक है, जब भी आप पास बाय रेफरेंस करेंगे, अभी तो खैर मैं कुछ सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आर्ग्यूमेंट को तब्दील करवाना। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे वेरिएबल ही देंगे। तो वेरिएबल दिया, उसके बाद अब पता नहीं ये फंक्शन क्या करता है, अभी हम इसको देखते हैं कि क्या कर रहा है।
बहरहाल जब ये फंक्शन अपना काम कंप्लीट करेगा तो वापस हम मैन में आ जाएंगे और मैन के अंदर हम दोबारा इस नम को प्रिंट करके देखेंगे कि आया हमारी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई। अच्छा जी, तो दिस इज़ वॉइड डिस्प्ले वैल्यू और देखें ये इंटीजर ले रहा है एक बी। इंटीजर बी का मतलब ये है कि बी इसका लोकल वेरिएबल है जिसके अंदर ये कॉपी बनाएगा अपने आर्गुमेंट की। जो भी इसको आर्गुमेंट देंगे, जैसे यहाँ पे हम इसको नम दे रहे हैं तो नम की ये कॉपी बना रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद ये कर रहा है बी में मैनिपुलेशन। क्या कर रहा है कि बी को बी से मल्टीप्लाई करके बी में ही सेव कर रहा है, यानी कि अगर नम 5 था तो यहाँ 5 कॉपी हो गया और 5 इंटू 5 25, तो अब बी 25 है और ये बी को प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ कोई एम परसेंट की साइन नहीं है, यानी कि ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। बताने का मकसद क्या था कि मेन के अंदर आप देखें गौर से कि वैल्यू कितनी है, 5 है। जब फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन ने उसकी मैनिपुलेशन कर दी तो वो वैल्यू 25 हो गई। लेकिन वापस जब हम मेन में आए तो वो वैल्यू 5 है, यानी कि ओरिजिनल आर्गुमेंट तब्दील नहीं हुआ इस लोकल मैनिपुलेशन से। जब हमने वापस नम को प्रिंट किया तो वो 5 ही था। लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल को, इस बी वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल बना दूं, और रेफरेंस वेरिएबल बनाने के अंदर जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती, आपको सिर्फ एक एंड साइन लगानी होती है जिसको एम परसेंट साइन बोलते हैं। ऐसा कर देने से ये जो बी है ये एक रेफरेंस वेरिएबल बन जाता है। इस बार ये क्या करेगा कि नम की वैल्यू को कॉपी नहीं करेगा बल्कि नम का एड्रेस सेव कर लेगा अपने अंदर। तो अब जब भी बी के अंदर काम होगा, बी में तब्दीली होगी, तो वो बेसिकली नम के अंदर तब्दीली की जा रही होगी। इसको भी रन करके देखते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं। ये देखें, नम जो मेन था उसमें 5 था, जब हमने उस 5 को फंक्शन को दे दिया तो फंक्शन ने 25 कर दिया और फिर वो 25 बरकरार रहा। एक काम और करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसमें 2 वेरिएबल वो इनपुट ले रहा है, लेकिन एक वेरिएबल रेफरेंस के साथ ले रहा है और एक पास बाई वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो दोनों ही के अंदर मैंने जो है वो 5-5 पास करवाया, ठीक है। शुरू में 5-5 प्रिंट होगा और 5-5 ही पास पास हो जाएगा। यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे मैनिपुलेशन होगी उन वेरिएबल्स के अंदर। बी में जो मैनिपुलेशन हो रही है वो उसकी ओरिजिनल आर्गुमेंट में तब्दीली आ रही है, लेकिन सी में जो मैनिपुलेशन होगी वो लोकल रहेगी। तो जब ये वापस आएंगे मेन के अंदर तो यहाँ पे वो 25 प्रिंट कर देगा और यहाँ पे वो 5 ही प्रिंट करेगा। ये देखें, 5-5 प्रिंट हुआ, उसके बाद जो है वो फंक्शन कॉल हो गया और फंक्शन के अंदर बी की वैल्यू 25 हो गई और सी की वैल्यू भी 25 हो गई। लेकिन जब वो वापस मेन में आए तो बी देखें ओरिजिनल वैल्यू तब्दील हो गई है, लेकिन सी की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ही बरकरार है। तो ये फ़र्क होता है पास बाई रेफरेंस और पास बाई वैल्यू का। सो रेफरेंस वेरिएबल आप जो है वो एम परसेंट अगर लगा दें उसके नाम से आगे तो वो एक रेफरेंस वेरिएबल बन जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम
today's lecture. In the next lecture, we will see what is meant by the return statement.